गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आप सभी का बीटी क्लासेस में स्वागत है। आप सभी का बीटी क्लासेस में स्वागत है। हम उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम आप लोगों के लिए अनसॉल्व पेपर जो 2013 से 18 तक आप लोगों को सॉल्व करवाएंगे। जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चनों को हम सॉल्व करवाएंगे। सबसे पहले हम 2003 का जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। जो बिहार पीसीएस है उसमें 300 नंबर का लॉ का क्वेश्चन होता है, जिसमें 150 क्वेश्चन होते हैं और 300 नंबर के होते हैं। और यही यूपी पीसीएस में 150 नंबर का क्वेश्चन होता है। तो चलिए हम बिहार पीसीएस के लिए और यूके पीसीएस के लिए जो है इस टाइम इन दोनों की वैकेंसी आई है, इसके लिए हम आप लोगों को जो है अनसॉल्व पेपर सॉल्व करवाएंगे। सबसे पहले हम 2003 से स्टार्ट करते हैं। पहले हम लॉ का क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, उसके बाद जो है हम जीके जीएस का क्वेश्चन भी आप लोगों को सॉल्व करवाएंगे। चलिए हम 2003 का जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो प्रीवियस ईयर 2003 में पूछा गया था, धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है। ऑप्शन ए कहता है संसद के किसी भी सदन में। ऑप्शन बी कहता है केवल लोकसभा में। ऑप्शन 3 कहता है केवल राज्यसभा में। और जो हमारा ऑप्शन डी है वो कहता है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। धन विधेयक प्रस्तुत हमेशा जो किया जाता है वो केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। इसका आंसर बी जो है यह सही है। जो धन विधेयक होता है वो हमेशा जो है केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। चलिए हम दूसरे नंबर के क्वेश्चन पे आ जाते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए कौन सी अर्हता नहीं है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए जो हमारा तीसरा ऑप्शन है यह कहता है उस दशा में जिसमें विधि द्वारा कोई लेख अभिव्यक्तता अपेक्षित नहीं है, संपत्ति का अंतरण बिना लिखे भी किया जा सकता है। और जो हमारा लास्ट ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन है, वह कहता है संपत्ति का ऐसा अंतरण भी किया जा सकता है जहां अंतरणकर्ता की मृत्यु के पश्चात परिवर्तित होगा। इसमें गलत कथन को हमको चूज करना है कि कौन सा कथन गलत है संपत्ति अंतरण अधिनियम के अनुसार जो है। तो जो संपत्ति का अंतरण होता है पक्षकारों के कृत्य के द्वारा किया जाता है, यह सही है, क्योंकि जो संपत्ति का अंतरण होता है दो पक्षकारों के बीच में होता है। जो हमारा ऑप्शन ए है वो गलत कथन बताना है, तो जो ऑप्शन ए है वो हमारा गलत हो जाएगा। तो जो हमारा पहला ऑप्शन है वह गलत है, क्योंकि इसमें गलत है वो कथन हमें बताना है। तो पहला आंसर जो है हमारा गलत हो जाएगा। जो संपत्ति का अंतरण समानता एक जीवित व्यक्ति द्वारा दूसरे जीवित व्यक्ति को किया जाता है, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमको गलत आंसर को बताना है। अगर सही आंसर को बताना होता संपत्ति अंतरण अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो ये सारे कथन हमारे सही होते। उस दशा में जिसमें विधि द्वारा कोई लेख अभिव्यक्तता अपेक्षित नहीं है, संपत्ति का अंतरण बिना लिखे भी किया जाता है, ये भी हमारा कथन जो है ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये जो ऑप्शन है हमारा डी ये सही हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए हम 6 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में कौन अनियोज्य दावा है। एक्शनेबल क्लेम है। निम्नलिखित में से कौन सा अनियोज्य दावा है। ऑप्शन ए कहता है
क्वेश्चन नंबर 6, ऑप्शन ये कहता है मुस्लिम महिला को अदत्त मेहर का दावा। जो हमारा ऑप्शन बी है कहता है अपकृत विधि में अपकृत विधि के अंतर्गत नुकसानी का अधिकार। और जो हमारा ऑप्शन सी है वह कहता है मध्यवर्ती लाभ के लिए दावा। और जो ऑप्शन डी है वो कहता है कि किसी पुस्तक का प्रतिलिप्य अधिकार अनियोज्य दावा है। तो जो हमारा ऑप्शन ये है वो सही हो जाएगा। जो मुस्लिम महिला का अदत्त मेहर का दावा होता है वह जो है अनियोज्य दावा होता है। और हमारे सारे ऑप्शन गलत हैं, ये सारे ऑप्शन गलत हैं। अपकृत विधि के अंतर्गत नुकसानी का जो अधिकार होता है वो अनियोज्य दावा के अंतर्गत नहीं आता है। और जो मध्यवर्ती लाभ के लिए दावा होता है वो भी अनियोज्य दावा के अंतर्गत नहीं आता है, वो भी अनियोज्य दावा नहीं होता है। किसी पुस्तक का प्रतिलिप्य अधिकार जो होता है वो भी अनियोज्य दावा नहीं है। हम क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है हमारा एक अनियोज्य दावा का अंतरण। एक अनियोज्य दावा का अंतरण ऑप्शन ए कहता है पंजीकृत लिखत द्वारा किया जा सकता है। और जो हमारा ऑप्शन बी है वो कहता है अंतरणकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित लिखत से किया जा सकता है। और जो ऑप्शन सी है वह कहता है दो साक्षियों से अनप्रमाणित पंजीकृत लिखत से। और जो ऑप्शन डी है वह कहता है मौखिक करार के द्वारा। एक अनियोज्य दावा का अंतरण जो होता है वो पहले हम एक एक ऑप्शन को देख लेते हैं। पंजीकृत लिखत द्वारा किया जा सकता है। एक अनियोज्य दावा का अंतरण जो होता है पंजीकृत लिखत द्वारा किया जा सकता है, यह गलत है ऑप्शन। जो हमारा ऑप्शन सही है वो ऑप्शन बी सही है। अंतरणकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित लिखत से किया जा सकता है। एक अनियोज्य दावा का अंतरण जो होता है वो अंतरणकर्ता के द्वारा जो है हस्ताक्षरित लिखत से किया जा सकता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कहता है संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की निम्नलिखित में से कौन सी धाराओं से स्पष्ट है कि विधि जो होती है वह हित के निहित होने के पक्ष में है तथा हित के निर्हरित होने के विरोध में है। कौन सा सेक्शन कहता है? तो इसमें हमारे ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन देख लेते हैं। जो पहला ऑप्शन हमारा है वो कहता है धारा 27 एवं 28। जो हमारा दूसरा ऑप्शन है वह कहता है धारा 30 एवं 31। जो हमारा तीसरा ऑप्शन है वह कहता है तीसरा ऑप्शन जो है वो हमारा कहता है धारा 32 एवं 33। और जो चौथा ऑप्शन हमारा है डी ऑप्शन है वह कहता है धारा 26 एवं 29। तो हम जो हमारा यहाँ पे राइट आंसर है वह धारा 26 और 29 है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अगर आप सभी लोग जो है इस क्लास में नए हैं, अभी नए नए जुड़े हैं, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, वीडियो को लाइक करिए। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कहता है कपटपूर्ण अंतरण परिभाषित है। कपटपूर्ण अंतरण परिभाषित है। पहला ऑप्शन जो है वो कहता है संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 19, टीपीए की धारा 19। जो सेकंड ऑप्शन है धारा 22 बताता है, टीपीए की धारा 22। जो हमारा ऑप्शन थर्ड है वह कहता है धारा 53 संपत्ति अंतरण अधिनियम। और जो हमारा लास्ट ऑप्शन है वह कहता है धारा 35 संपत्ति अंतरण अधिनियम। तो जो कपटपूर्ण अंतरण है वह धारा ना हमारे 19 में परिभाषित किया गया है और ना 22 में परिभाषित किया गया है और ना 35 में परिभाषित किया गया है। जो कपटपूर्ण अंतरण है वह धारा 53 में परिभाषित किया गया है। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 कहता है निम्नलिखित में कौन हित अंतरडी नहीं है। निम्नलिखित में कौन हित अंतरडी नहीं है। जो हमारी टीपीए की धारा 6 है उसमें यह बताया गया है कौन कौन सा ऐसा हित है जो अंतरडी है जिसका अंतरण किया जा सकता है। धारा 6 में बताया गया। और जो हमारा धारा 5 है उसमें जो है संपत्ति अंतरण अधिनियम की परिभाषा दी गई है। संपत्ति अंतरण अधिनियम, संपत्ति अंतरण अधिनियम की परिभाषा दी गई है। जो धारा 6 है उसमें बताया गया है कि कौन कौन से हित हैं जो अंतरडी हैं जिसका अंतरण किया जा सकता है। तो आप लोग धारा 6 को पढ़ लीजिएगा तो कोई डाउट नहीं रहेगा आंसर को सही करने में। अगर आपको पता है कि कौन कौन से हित हैं जिसका अंतरण किया जा सकता है और कौन कौन से हित हैं जिसका अंतरण नहीं किया जा सकता है तो आप कभी भी एग्जाम टाइम में जो है क्वेश्चन गलत करके नहीं आएंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 10 के ऑप्शन को देख लेते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन ए है वो कहता है निहित हित, और ऑप्शन बी कहता है समाश्रित हित, और जो ऑप्शन सी है उत्तराधिकार की संभावना पर आधारित हित, और जो ऑप्शन डी है पट्टाधारी का हित। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, कौन सा हित है जो अंतरडी नहीं है। तो जो निहित हित होता है उसका अंतरण किया जा सकता है। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा गलत हो गया ऑप्शन। जो समाश्रित हित होता है उसका भी अंतरण किया जा सकता है, और जो पट्टाधारी का हित होता है वो भी जो है अंतरित किया जा सकता है। लेकिन जो हमारा उत्तराधिकार की संभावना पर आधारित जो हित होता है उसका अंतरण नहीं किया जा सकता है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कहता है आजाद व्यक्ति के पक्ष में हित सृजित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है। आजाद व्यक्ति के पक्ष में, आजाद व्यक्ति के पक्ष में हित सृजित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है। आजाद व्यक्ति का मतलब होता है वह व्यक्ति जिसका अभी जन्म नहीं हुआ है, उसे हम आजाद व्यक्ति कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है जीवित व्यक्तियों के पक्ष में पूर्ण जीवनकालीन हित का सृजन, और जो हमारा ऑप्शन बी है वह कहता है अंतिम जीवनकालीन हित समाप्त होने से पहले आजाद व्यक्ति का जन्म लेना, और जो हमारा ऑप्शन सी है वह कहता है आजाद व्यक्ति को अत्यधिक हित दिया जाना, और जो ऑप्शन डी है कहता है उपरोक्त सभी। तो आजाद व्यक्ति के पक्ष में हित सृजित करने के लिए आवश्यक है जीवित व्यक्तियों के पक्ष में पूर्ण जीवनकालिक हित का सृजन, ये भी आवश्यक है। और अंतिम जीवनकालिक हित समाप्त होने से पहले आजाद व्यक्ति का जन्म लेना, ये भी आवश्यक है। और जो आजाद व्यक्ति को अत्यधिक हित दिया जाना, जो उसके पक्ष में जो है कोई हित सृजित किया गया है उसमें उसका जो हित है अत्यधिक रूप में जो है सृजित किया जाना चाहिए। इसलिए ऑप्शन जो हमारा डी है वो सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है ए अपना मकान बी को इस शर्त के साथ विक्रय करता है कि खा उस मकान को गा के अतिरिक्त किसी अन्य को अंतरित नहीं कर सकता। विक्रय क्या होगा। ए जो है अपना मकान बी को इस शर्त से विक्रय करता है। ए एक व्यक्ति है, ए बी को क्या करता है, अपना मकान
बी को जो है विक्रय करता है कि खा उस मकान को गा के अतिरिक्त किसी को अंतरित नहीं कर सकता। जो ए है वो खा के ऊपर कंडीशन रख देता है कि खा जो है अपना मकान गा के अतिरिक्त किसी को नहीं दे सकता। अगर वो अपना मकान बेचेगा तो वो केवल गा को ही बेचेगा। तो विक्रय क्या होगा? ऑप्शन ए कहता है विद्यमान है किंतु शर्त शून्य है। ऑप्शन बी कहता है शून्य है। जो हमारा ऑप्शन सी है वो कहता है विद्युत है। और जो हमारा ऑप्शन डी है वह कहता है शून्य करड़ी है। जब भी कोई विक्रय किया जाता है, अगर उस पर कोई कंडीशन लगाई जाती है, कोई शर्त आरोपित की जाती है, तो वह शर्त शून्य होती है, ना कि जो है विक्रय। जो विक्रय होता है वो हमेशा विद्यमान होता है और जो शर्त होती है वह शून्य होती है। तो इस प्रकार हमारा जो ऑप्शन ए है वह सही हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है खा को का 50 लाख रुपए दान देता है। का को खा जो है खा को का 5 लाख रुपए दान देता है। खा की सहमत से 50,000 रुपए में से जो है 10,000 रुपए जब भी चाहे वापस लेने का अधिकार अपने पास आरक्षित रखता है। खा को का जो है 5 लाख रुपए दान देता है। खा जो है वो खा की सहमत से 50,000 रुपए में से 10,000 रुपए जब भी चाहे वापस प्राप्त करने का अधिकार अपने पास आरक्षित रखता है। तो ऑप्शन ए कहता है हमारा दान शून्य होगा। ऑप्शन बी कहता है दान विद्यमान होगा। और ऑप्शन जो हमारा सी है वह कहता है 40,000 रुपए तक दान विद्यमान है तथा 10,000 रुपए वापस पाने के लिए शून्य है। और जो हमारा डी ऑप्शन है वह कहता है दान शून्य करड़ी है। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी 40,000 रुपए तक दान विद्यमान होगा और जो 10,000 रुपए वापस पाने के लिए आरक्षित करता है वह शून्य हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है एक सर्वस्व अदाता दाता के ऋणदाताओं के प्रति दायित्वहीन है। सर्वस्व अदाता का दायित्व व्यक्तिगत होगा। ऑप्शन नंबर 1 कहता है व्यक्तिगत होगा। जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वह कहता है उसके पास दान स्वरूप दी गई संपत्ति के मूल्य की सीमा तक होता है। जो हमारा ऑप्शन नंबर 3 है वह कहता है पुनीत आधार पर आधारित होगा। जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है वह कहता है उचित धनराशि तक सीमित है। तो जो ऑप्शन नंबर हमारा बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। उसके पास दान स्वरूप दी गई संपत्ति के मूल्य की सीमा तक होता है। जो ऑप्शन नंबर बी है वह हमारा राइट हो जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या कहता है। दो अधिकार में से चुनना जहां स्पष्ट आशय हो कि दोनों का उपभोग आश्रित नहीं था कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए विचाराधीन वाद का सिद्धांत। ऑप्शन बी निर्वाचन का सिद्धांत। ऑप्शन सी आंशिक पालन का सिद्धांत। ऑप्शन डी विबंधन का सिद्धांत। दो अधिकारों में से चुनना जहां स्पष्ट आशय हो कि दोनों का उपभोग आश्रित नहीं था। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा
आंसर नंबर बी हो जाएगा। यह निर्वाचन का सिद्धांत कहलाता है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 16, तत्प्रतिकूल संविदा या स्थानीय विधि का प्रथा के अभाव में अचल संपत्ति का विनिर्माण के प्रयोजनों के लिए किया गया पट्टा निम्नलिखित अवधि के लिए समझा जाएगा। क्वेश्चन हम एक बार फिर से देख लेते हैं, क्या क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन कह रहा है तत्प्रतिकूल संविदा या स्थानीय विधि की प्रथा के अभाव में अचल संपत्ति का विनिर्माण के प्रयोजनों के लिए किया गया पट्टा निम्नलिखित अवधि के लिए समझा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए कहता है 5 वर्ष के लिए, ऑप्शन नंबर बी कहता है वर्षानुवर्ष के लिए, और जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वह कहता है मासानुमासी के लिए, ऑप्शन नंबर डी कहता है उचित अवधि के लिए। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो पट्टा होता है वर्षानुवर्ष के लिए होता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन संपाहरण द्वारा पट्टा पर्यवसान का आधार है? कौन संपाहरण द्वारा पट्टा पर्यवसान का आधार है? ऑप्शन नंबर ए कहता है अभिव्यक्ति शर्त के भंग होने पर, ऑप्शन नंबर बी कहता है पट्टा की अवधि समाप्त होने पर, ऑप्शन नंबर सी कहता है पट्टाधारी के अभ्यार्पण करने पर, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है वह कहता है पट्टाकर्ता का हित पट्टाधारी में निहित होने पर। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वह राइट हो जाएगा, पट्टा की अवधि समाप्त होने पर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है। सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। अभिधरण, बंधक, सर्वस्व अदाता, दान, मोचन, पट्टा, क्रेता, विक्रय। तो जो हमारा आंसर होगा वह आंसर देख लेते हैं। जो हमारा ए है ऑप्शन कहता है 3, 2, 1, 4, और जो हमारा बी कहता है वो 2, 3, 4, 1, और जो हमारा सी ऑप्शन कहता है 4, 1, 2, 3, और जो हमारा ऑप्शन डी कहता है 1, 4, 3, 2। तो हम देख लेते हैं कि जो हमारा आंसर है वो कौन सा सही है। तो हमारा आंसर नंबर जो ऑप्शन नंबर 2 है वह सही, ए है वह सही है। जो अभिधारण होता है उसका जो सुमेलन होता है सूची एक पट्टा से होता है, और जो सर्वस्व अदाता होता है वह दान में होता है, सर्वस्व अदाता दान में होता है, और जो मोचन होता है मोचन बंधक में होता है, और जो क्रेता होता है वो विक्रय में होता है।